आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और पूरे चांसेस हैं कि इस पे कोई ना कोई सवाल पूछ भी लिया जाए आपसे। सबसे पहली बात, TIR का मतलब क्या है? मतलब फुल फॉर्म तो समझ आए थे हमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब बताओ TIR कब होता है? जब रे रेयरर टू डेंसर जाए कि डेंसर टू रेयरर? हाँ जी, TIR कब होता है? रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर? मैं कह रहा हूँ कि रे डेंसर टू रे। हाँ, रे इधर से उधर जा रही है तो इस साइड जो हमारा मीडियम है दैट शुड बी डेंसर एंड इस साइड जो हमारा मीडियम है दैट शुड बी रेयरर। इस तरह का काम होना चाहिए। अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, यूं। ये जो R होगा ये I से बड़ा होगा, R विल बी ग्रेटर देन I। लास्ट से लास्ट रिफ्रैक्शन का केस तब बन सकता है, रिफ्रैक्शन का लास्ट केस तब बन सकता है जब ये जो रे है या आप इतने एंगल पे ले लें जिसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अभी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अभी भी रिफ्लेक्शन होगा लेकिन रे बिल्कुल इस सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी, यानी कि R आपका 90 डिग्री होगा। अच्छा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N फॉर डेंसर, N बोलो ची म्यू बोलो, दिस इज N फॉर रेयर, ये हमने माना। इसके बाद जो है ना वो TIR होता है। इसके बाद, इससे आगे अगर आप कहीं भी लेंगे, कोई भी रे आप इंसिडेंट करेंगे, दिस इज सम I एंड दिस इज ग्रेटर देन IC। मैं और भी ज्यादा दिखा देता हूं, सम I ग्रेटर देन IC। तो अब रे बाहर नहीं निकलती है, जबकि यहाँ कोई पॉलिशिंग भी नहीं है, बावजूद उसके रे बाहर नहीं निकलती है और अंदर ही रह जाएगी रिफ्लेक्ट होके, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगती है I इक्वल टू R एंड दिस इज नोन एज TIR। सारी की सारी रे अंदर ही रह जाती है, सारी एनर्जी। दिस इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR क्या होता है समझ आ रहा है ना? TIR का मतलब, ठीक है। अब इसमें क्रिटिकल एंगल चाहिए, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ। क्रिटिकल एंगल अगर आपको चाहिए तो आप इस जगह स्नेल्स लॉ लगाते हैं और स्नेल्स लॉ से हमारी इक्वेशन बनती है इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज N डेंसर इनटू साइन ऑफ IC इज इक्वल टू N रेयरर और इनटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, तो यहां से साइन IC आ गया साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल N रेयरर अपॉन N डेंसर। चाहे उसे साइन इनवर्स में लिखो, चाहे कैसे भी। ये आपका सिंपल TIR फिनोमिना क्या है वो हमने देखा है, ठीक है। अब इसके बाद सुनिए, हम अगर अपनी बुक की बात करें तो इसमें कुछ एप्लीकेशंस दी हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं देखता हूँ। ये पार्ट फर्स्ट है। चलिए, आपके पास होगी घर पे बुक, मेरे पास अभी पार्ट फर्स्ट है यहाँ इधर। देखो अब सुनो, ये जो TIR आपने पढ़ा, इसकी जो दो तीन ठीक ठाक सी एप्लीकेशन है जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं उन पे चलता हूँ। हाँ, आप डेली एक काम कर दिया कीजिए कि एक बार अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कीजिए बीच में कभी भी, ताकि मुझे भी आइडिया रहे कौन कौन आ रहा है कौन नहीं। देखो, इसकी जो एक बहुत अच्छी सी एप्लीकेशन है, मैं सीधा उस पर चलता हूँ जो काम भी आती है मेडिकल लाइन में काफ़ी, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। फिर कुछ नेचुरल फिनोमिना भी है, उन पर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत यहाँ से करें कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, उससे हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। क्या मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर का?
इसे लाइट पाइप भी बोल देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को लाइट पाइप भी बोल देते हैं। ये बताओ ये अंदर से खाली है या भरा हुआ है? ये बीच में खाली है सर। खाली नहीं है भाई, खाली नहीं है, ये तो बहुत ही डेंसर मीडियम है। खाली नहीं होता, ये तो बहुत डेंसर, पानी थोड़ी भेजना है इसमें से, हमें लाइट भेजनी है। ये डेंसर मीडियम होता है जिसे बोलते हैं कोर। इसके बाहर एक हल्का मीडियम होता है, इसके बाहर जो होगा ना वो एक लाइटर मीडियम है। क्या बोलते हैं उसे, बाहर वाले पार्ट को? ये रेयरर मीडियम है जिसे बोल देते हैं क्लैडिंग। एक पार्ट आपका कोर है और एक पार्ट है क्लैडिंग। ये दो नाम है जो यहाँ बोल के चल रहे हैं, कोर एंड क्लैडिंग। इनमें होगा क्या, ये फ्लेक्सिबल पाइप है, बहुत सॉलिड, मतलब ऐसा नहीं है कि बेंड ना हो पाए, फ्लेक्सिबल सा पाइप है। इसमें अगर कोई रे इस साइड से एंटर करती है किसी एंगल पे, किसी एंगल आई पे, आई की वैल्यू वैसे तो 0 से 90 कुछ भी हो सकती है। अगर कोई रे इस साइड से एंटर में करवा रहा हूँ किसी भी एंगल आई पे इधर की तरफ से, तो देखिए ये जो रे आएगी, हम ये चाहते हैं कि ये यहीं से बाहर निकले ताकि यहाँ क्या चीज है, क्या ऑब्जेक्ट है वो हमें उधर नजर आ जाए। ये इसका मेन यूज होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको देखने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। इस तरह से बाईपास सर्जरी वगैरह जो होती है उनमें भी यूज हो जाता होगा शायद। अब देखिए अगर कोई रे यूं एंटर करे, यूं इधर से यूं एंटर करे, तो बताओ वो बाहर निकलेगी कि नहीं फ्लैट एंड से? कोई रे अगर सीधी एंटर कर रही है, सीधी का मतलब है जिसके लिए आई 0 है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई 0 है तो रे अपने आप बाहर आएगी और उसका आर कितना रहेगा, 0। ऐसी चीज को देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किन में होगी, जो ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनसे रे किसी एंगल पे आ रही है, वहां पे हम ये चाहेंगे कि यहां से रे बाहर ना निकले, यहां से साइड वॉल से रे बाहर ना निकले। तो अब उस चीज को देखते हैं कि कैसे ये काम आगे बढ़ाएं। समझ गए ऑप्टिकल पाइप या इसका क्या यूज है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट वहां जाए, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर एक हल्का मीडियम लगाते हैं जिसे क्लैडिंग बोल रहे हैं, क्योंकि टीआईआर तभी होगा जब रे डेंसर टू रेयर जाना चाहे लेकिन जा ना पाए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो तो टीआईआर होगा, ये है। तो देखो सबसे पहली बार जब ये रे बाहर, तो मान लो एयर है, यहाँ तो मैं सिंपली एयर मान के चल रहा हूँ, इस साइड तो केवल एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो जब ये अंदर एंटर करेगी रे तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बताओ किधर एंटर, ये किधर मुड़ेगी जैसी रे एंट्री लेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बोलो भाई। अरे एयर से और डेंसर मीडियम में जाएगी तो रे किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ऐसे गई, ये यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, मैं बीच में से एक बार ये हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब हम ये चाहते हैं कि ये रे यहां से बाहर ना निकले तो यहीं से निकले, और अगर यहाँ टकराए तो फिर यूं लंबा पाइप होगा, ये कई किलोमीटर तक के पाइप हो जाते हैं। ऐसा मटेरियल कभी पूछ लिया जाए कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो लाइट को कम से कम एब्जॉर्ब करे, क्योंकि आपने लंबा पाइप लिया है और उसमें लाइट जा रही है और मटेरियल ही लाइट को एब्जॉर्ब करने लग गया, तो फिर बाहर निकलेगी क्या लाइट, फिर तो काफी एनर्जी यहीं वेस्ट हो जानी। तो ये इस तरह का काम है। अब हम ये चाहेंगे कि ये जो एंगल है, ये यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा
इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये रे जाना चाह रही है डेंसर टू रेयरर, तो अपने आप TIR होके रे यही निकल जाएगी। एंड फाइनली जैसे भी ये रे जाएगी जहां तक भी जाएगी और लास्ट में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये सब काम है। अच्छा, अगर पाइप थोड़ा और आगे तक दिखाते तो नीचे टकराती फिर ऊपर जाती और ये सब होता रहता है इसमें। यहाँ पे टर्म डिफाइन होती है जिसे हम बोलते हैं, जिसपे सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। एक्सेप्टेंस एंगल ये वर्ड यूज करे ना करे, लेकिन इस पे क्वेश्चन है भी आपकी एनसीईआरटी बुक में, तभी तो मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। एक्सेप्टेंस एंगल क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस एंगल का, एक्सेप्टेंस एंगल का मतलब है ये आई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई accepted by the pipe या optical pipe, so that the light comes out of flat face। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आई की क्या ले सकते हैं कि लाइट फ्लैट फेस से ही निकले। अगर आपने आई और बढ़ा दिया ना तो ये बाहर निकल जाएगी रे। देखो आई बिल्कुल जीरो रखा, आई बिल्कुल जीरो रखा तो बीच में से बाहर नहीं निकलती रे, सीधी जाती है। आई थोड़ा कम करोगे तो भी TIR होता रहेगा और फ्लैट फेस से ही बाहर आएगी। एक एंगल आता है कि उससे आगे अगर आप आई पे गए तो ये रे बीच में से ही निकल लेगी, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो मैं थीटा जो भी है एक्सेप्टेंस एंगल, इसको निकालने की तरफ चलो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी मुझे लगता है कि पहले जब आपके जो पेपर हुए थे शायद एक बार इनमें पूछा भी जा चुका है, या तो मैंने पूछा होगा या कोई स्कूल पेपर आया होगा अलग से, आ चुके नहीं इन पे सवाल एक्सेप्टेंस एंगल और इन चीजों पे। देखो यस सर। हाँ, तो ये काफी काम का एक्सप्रेशन बनता है यहाँ। एक्सेप्टेंस एंगल का मतलब है मैक्सिमम एंगल। मैक्सिमम एंगल तब होगा जब ये एंगल जस्ट आप IC ले लो, ये एंगल अगर आप IC तक पहुंचा देते हो तो ये एक्सेप्टेंस एंगल है। अच्छा, एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि आई बढ़ाने पे क्यों TIR के चांस बन रहे हैं। जितना आई ज्यादा होगा उतना ही R भी ज्यादा होगा। स्नेल्स लॉ में आई बढ़ता है तो R भी बढ़ता है, दोनों में साइन लगा हुआ है। जितना आई ज्यादा होगा उतना ही R भी ज्यादा होगा आपका। पहली बात तो ये, जितना R ज्यादा होगा, ये 90 है, पूरा सम 180 है, ये फिक्स है, तो इन दोनों का सम फिक्स है, तो जितना R ज्यादा होगा उतना ही एंगल कम होगा। जितना R ज्यादा होगा उतना ही एंगल कम होगा। और अगर ये कम होता क्रिटिकल एंगल से भी कम हो गया तो फिर TIR नहीं होगा, और TIR नहीं होगा तो रे बाहर निकल जाएगी। ये बात आ गई है समझ? ठीक है, तो मैं अगर इस एंगल को I' बोल देता हूं, I', तो अगर मैं I को लेता हूं थीटा एक्सेप्टेंस, देन I' इज इक्वल टू IC। क्या ये पॉइंट समझ आया क्या? अगर मैं I को थीटा एक्सेप्टेंस लेता हूं तो जो I' बनेगा वो आपका क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं IC। और अगर आपने I ग्रेटर देन थीटा A लिया तो वो जो I' है दिस विल बी लेस देन IC, और उस केस में कोई TIR नहीं होगा, और कोई TIR नहीं होगा तो रे बाहर निकल जाएगी। समझ गए हो ना? ये एक्सट्रीम केस है। अब यहां से आगे बढ़े कैसे, थीटा निकाले कैसे, तो उसके लिए तो केवल स्नेल्स लॉ और ज्योमेट्री का यूज है। यहां आप इक्वेशन बनाओ, स्नेल्स लॉ की इक्वेशन। यहां पे मैं अगर देखता हूं तो स्नेल्स लॉ की क्या इक्वेशन बनेगी? मान लीजिए बाहर तो एयर है, 1 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू, अंदर ये डेंसर मीडियम है, एंड डेंसर वही वाला नोटेशन हम यूज कर रहे हैं, और इंटू साइन आर। एक इक्वेशन तो आपकी ये बनी, एक इक्वेशन आपकी ये बनी। दूसरी इक्वेशन I' और R का सम 90 डिग्री, R प्लस I' इज 90 डिग्री। एक इक्वेशन आपकी ये बन रही है। तो अगर मैं R को देखूं तो R आपका आ रहा है 90 डिग्री माइनस I'। इस R की वैल्यू को मैं
इसमें पुट करूं, इस वाली इक्वेशन में, तो ये बना साइन आई दैट इज इक्वल टू एंड आंसर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस आई डैश। साइन 90 माइनस समथिंग क्या होता है, कोस थीटा। ये बना साइन आई दैट इज इक्वल टू एंड आंसर इंटू कोस आई डैश। अब इस चीज का यूज करो कि फाई अगर थीटा एक्सेप्टेंस है तो आई डैश आई सी होगा। इस इक्वेशन में इस चीज का यूज कीजिए कि अगर आई की जगह में थीटा एक्सेप्टेंस लिखूं तो साइन ऑफ थीटा एक्सेप्टेंस दैट इज इक्वल टू एंड आंसर इंटू कोस ऑफ आई डैश। अब कोस ऑफ आई डैश की जगह आपका है आई सी। अब कोस आई सी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, कोस आई सी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो कि हम पढ़ के आए थे कि साइन ऑफ आई सी होता है एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। तो कोस क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं कोस ऑफ आई सी की वैल्यू लिखूं तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एन आर स्क्वायर बाई एन डी स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो बनेगा एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर और अपॉन एन डेंसर बाहर आ जाएगा, ऊपर तो बचा ये और नीचे एन डेंसर आपका बाहर आया। तो आपने वैल्यू जब इसमें पुट की कोस आई सी की तो एन डेंसर से एन डेंसर कटेगा और मेरे पास साइन ऑफ थीटा एक्सेप्टेंस आ गया अंडर रूट ऑफ एन डेंसर स्क्वायर माइनस एन रेयरर स्क्वायर। क्या ये कॉन्सेप्ट या यूज किया होगा ना आपने पहले भी क्वेश्चंस में? हाँ जी भाई बताओ, क्या ये समझ आ गया है एक्सेप्टेंस एंगल वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, कई बार ये वर्ड बहुत कॉमन नहीं है एक्सेप्टेंस एंगल, लेकिन ये सवाल कॉमन है तो इन पे चीजें आ जाती हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो सवाल है 15-16 के आसपास, उसमें तो थोड़ी वैल्यूज ऐसी हैं कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, साइन इनवर्स और इनके लिए टेबल की जरूरत पड़ती है, लेकिन नहीं तो आसान वैल्यूज के साथ भी सवाल बना के दिए जा सकते हैं। तो चलिए टीआईआर की एक एप्लीकेशन आपको समझ आ गई है, एक एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर और उसके अंदर क्या एक्सेप्टेंस एंगल होता है और ये सब। ठीक है, कोई मिटा दूं इसे कि नोट वोट कर रहे हो? हो गया तो बताना। कितने बच्चे हैं आज मीटिंग में सुबह सुबह? सर 10 मतलब कल से कम है। आपका फिजिक्स का पेपर कल है ना? कल? यस सर। और कल किसका था? बायो का हुआ ना आपका कल जो गया कल उसमें? यस सर। तो कैसे दिया आपने फिर? ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कैसे किया? उसी में लिख के देना था कि किस तरह से दिए थे आपने? ऑब्जेक्टिव के तो सर आंसर की भी साथ थी। अच्छा, तो खाली सब्जेक्टिव पार्ट ही करना था आपको अटेम्प्ट? तो ऑब्जेक्टिव नहीं करना था। ठीक है, तो कितने नंबर का पेपर हुआ था सब्जेक्टिव वाला? 35 नंबर का। 35 का था। ठीक है, तो ढंग से देना, बिकॉज
हो सकता है कि जैसा 10th का हुआ हो, है ना, आपको मैसेजेस भी दिए गए हैं, पता नहीं फाइनल एग्जाम अगर नहीं होते हैं तो इनके आधार पे फिर आगे ये नंबर तो भेजने पड़ेंगे ना कुछ, जैसे स्कूल वाले अब 10th के लगाएंगे ऐसे, तो ढंग से सीरियसली लेना इन पेपर्स को भी। चलो, क्या मैं बताऊँ अगर ये हो गया हो तो? अच्छा, क्या आप नोट कर रहे हैं ये तो बता दो। अरे तो कुछ तो बताओ, कर क्या रहे हो, नोट कर रहे हो कि नहीं? मतलब मैं और कितनी बातें कर लूँ, सबके जवाब आते हैं, इनसे रिलेटेड कोई जवाब नहीं आता है। हो गया सर। हो गया है। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर के बाद अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलें। मतलब हमने ये सीखा कि अगर डेंसर टू रेयरर लाइट जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 से IC तक ही बढ़ पाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 से 90 तक चला जाता है। इससे बिल्कुल उल्टा, मैं एक बार सेकंड एप्लीकेशन पे जाने से पहले एक चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मान लो कभी इधर रेयरर मीडियम और इधर डेंसर मीडियम, तो इस इंटरफेस का जो क्रिटिकल एंगल है, भाई इनकी वैल्यूज अपनी एनसीईआरटी टेबल से याद करना जरूर। जैसे एयर वाटर इंटरफेस, एयर डायमंड इंटरफेस, इनके लिए कुछ वैल्यूज दी गई है वहाँ, वो हमें याद होनी चाहिए, टेबल में दे रखी है वहाँ, डायरेक्ट यूज होती है वो। साइन इनवर्स ऑफ NR अपॉन N डेंसर, मतलब जो साइन IC तो मेरा यही रहेगा इस इंटरफेस पे, NR अपॉन N डेंसर। लेकिन अगर रे रेयरर से निकल के डेंसर की तरफ जाती, रेयरर से निकल के डेंसर की तरफ जाती, तो भी क्या कोई रेंज वेंज फिक्स कर सकते हैं क्या हम? अगर रे रेयरर से निकल के डेंसर की तरफ जाती तो कुछ बता पाएंगे कि I इतने से इतना होगा या R इतने से इतना होगा, इस तरह का कुछ? देखो, अगर डेंसर टू रेयरर जाती रे, अगर रे जाती डेंसर टू रेयरर, तो हम जानते हैं कि I आप बढ़ा सकते थे 0 से लेके IC तक, और R बढ़ जाता था 0 से लेके 90 डिग्री तक, π/2 तक। था कि नहीं ये बताओ? डेंसर टू रेयरर में ऐसा था, I 0 से IC तक बढ़ रहा है और R पूरा 90 डिग्री तक गया। इससे बिल्कुल उल्टा काम यहाँ पे होगा। अगर आप रे इधर से भेजेंगे, इधर से, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जा रही है ना, सॉरी, रेयरर टू डेंसर है, तो ये किधर बेंड होगी रे? टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्या ये बात समझ आ गई है ना? ठीक है। यस सर। अब क्या है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये आपका इस बार I बनेगा और ये आपका इस बार R बनेगा। तो इस बार रेंज उल्टी हो जाती है। आप I को 0 डिग्री से लेके π/2 तक कितना भी वेरी करा लो। देखो, ये तो 0 डिग्री है और आप इधर लाओगे तो ये π/2, 0 पे 0 होगा, I बढ़ाओगे तो उधर R बढ़ेगा। लेकिन I आप 0 से 90 कितना भी ले जाओ, R की एक लिमिट है। इस बार जो R है वो 0 से लेके मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? IC तक। मतलब PIR तो तब होता है जब डेंसर टू रेयरर लाइट जाए, लेकिन उसी का एक मैथमेटिकल रिजल्ट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जब लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है। रेयरर टू डेंसर में चाहे आप I कितना भी ले लो, R की एक लिमिट है कि R की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? IC। R की मैक्सिमम वैल्यू IC। अब ऐसे सवाल जैसे यूं बना के दे दें वहां पे कहीं, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना के दिया जाए आपको कि देखिए, जैसे मान लो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इस तरह का कुछ है।
रे इधर से कहीं आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फाइंड आर मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा जाए। तो दिमाग में TIR तो आता नहीं, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रही है, ये जो लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर जा रही है, तो TIR तो जल्दी से दिमाग में आता भी नहीं है। फिर भी आप वही रिजल्ट सीधा अप्लाई कर सकते हो। बताओ समझ आ रहा है क्या क्या होना है इसमें? बताइए कैसे करेंगे, इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये वाला? सबसे पहले इस इंटरफेस का आईसी निकाल लो, इस इंटरफेस का आईसी। उससे फर्क नहीं पड़ता कि रे रेयर टू डेंसर गई कि डेंसर टू रेयर, आईसी तो फिक्स होता है दो मीडिया के इंटरफेस का। इंटरफेस मतलब कॉमन फेस। तो आपने आईसी निकाला, साइन आईसी कितना, एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। एन रेयरर मतलब कम वाला, कम कौन है 1 और ज्यादा है 2, तो साइन आईसी आपका आ गया 1/2। तो आईसी कितना हो गया अगर साइन आईसी 1/2 है तो? बोलो भाई। 30 डिग्री। 30 डिग्री। साइन आईसी 1/2 आने से आईसी आपका हो गया 30 डिग्री। अच्छा जी, अब आईसी 30 डिग्री आ गया, तो हमें ये पता है ये जो अभी रिजल्ट बताया था कि अगर रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो चाहे आप आई कितना भी ले लो, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आईसी ही हो सकती है। आप 0 डिग्री पे रे डालेंगे सीधी निकलेगी 0 पे ही, थोड़ा बढ़ाएंगे वो आर थोड़ा बढ़ेगा, इसको बढ़ा लो वो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा, इसको 90 डिग्री पे ले आओ तब भी वो मैक्सिमम आईसी जाता है। तो आर मैक्स का क्या आंसर आ गया हमारा? 30 डिग्री। क्या ये समझ आ गया कि नहीं ये वाला सवाल, ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, ये एक यूं लगा लो एक अच्छे सवाल की कैटेगरी में इसे बोल सकते हैं, बिकॉज TIR का नाम लिए बिना TIR का यूज हो रहा है, और वो भी रेयर टू डेंसर की तरह, वो रिजल्ट यूज हो रहे हैं इस तरह से। ठीक है, चलो अब मैं एक और एप्लीकेशन पे चलता हूं। आपकी बुक में तो एक वो प्रिज्म वाली एप्लीकेशन भी होगी, 90 डिग्री से बेंड करना, 180 डिग्री से बेंड करना, उनके डायग्राम देख लेना, वो आ सकते हैं पेपर में। TIR की मदद से कैसे बेंडिंग की जाती है। एक आपके वो ऑप्टिकल मिराज वाले होंगे, है ना, आपके इंफीरियर मिराज ही दिखाते हैं बुक में, पेड़ उल्टा दिख जाना, आते हैं ना वो चीजें, तो आपको कर लोगे। एक जो जिसपे चांसेज आने के ज्यादा चांसेज हैं TIR पे, या तो ऑप्टिकल फाइबर पे सवाल है या डायमंड पे सवाल है। क्या इस बार वाले CBSE सैंपल पेपर में था ना डायमंड पे क्वेश्चन? यस है सर। ना, हाँ, तो डायमंड पे भी क्वेश्चन आ सकता है या TIR पे, इस पे ऑप्टिकल फाइबर पे भी आ सकता है। मैं एक बार ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का थोड़ा जिक्र करता हूं यहाँ। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, आजकल जैसे शाम को ना वो कैपेसिटेंस या इन जनरल कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड डिस्कशन क्लास चलती है 9 बजे, तो मैं आपके ग्रुप पे भी वो सेंड कर रहा हूँ 1-2 दिन से, है ना। तो अगर कोई बच्चा वो काम अटेम्प्ट करे, जैसे उनको आज का जो असाइनमेंट दिया मैं आपको पहले ही दे दूंगा, हालांकि वो पार्ट फर्स्ट चल रहा है, कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो वो अटेम्प्ट करके और उस डिस्कशन क्लास में आ सकता है। ठीक है, एक दिन तो मैंने देखा था आप में से आए थे 1-2 बच्चे, कल का मुझे नहीं पता कौन आया था कौन नहीं आया था, तो वो आपके ऊपर है किस तरह से है किस तरह नहीं। देखिए ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड जो नेचुरल डायमंड इतना ब्रिलियंट नहीं होता, जो बनाया जाता है डायमंड उसकी कुछ स्पेशल कटिंग की जाती है, कुछ भी स्पेशल कटिंग की जाती है। अब एयर डायमंड इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक की उस टेबल से देखेंगे।
देख के बता दो मुझे, अभी देख के बता दो। TIR वाले पेज में जहाँ TIR लिखा उससे उसके साथ ही होगा, मतलब अगले पेज पे होगा तो टेबल दी होगी, वहां बताओ एयर डायमंड इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है। बता रहे हो? हम ये देख रहे हैं क्या कोई बच्चा? एयर डायमंड इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल बुक है आपके साथ या नहीं? 1.0002 नहीं। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कुछ हो तो क्रिटिकल एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल एयर डायमंड इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल 24.41। हाँ 24.41, मतलब 24 डिग्री के आसपास होता है। आप 24 याद रख सकते हैं, 24.41 ये याद होना चाहिए। इन पे सवाल आ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट ये चीज फैक्ट है लेकिन याद होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछते पर एक क्रिटिकल एंगल तो आ सकता है। तो अब सुनो, इस पे कोई रे एंटर करती है, यहां आप यहां से इस डायमंड को देख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी आंख है। अब डायमंड एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बहुत ही कम लाइट। पता नहीं मुझे, मैं आइडिया दे रहा हूं बस वैसे। मान लो 10% लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो 90% तो अभी भी आगे गई, 90% अभी भी आगे गई। क्या अभी TIR होगा? ये बाहर तो एयर है और अंदर डायमंड है, क्या अभी TIR होगा कि नहीं? ये जो रे गई है ये TIR के कारण गई है क्या? नो सर। नहीं, ये तो सिंपल वैसे ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब ये बैंड होगी टुवार्ड्स नॉर्मल, ये अंदर बैंड होगी टुवार्ड्स नॉर्मल। अब अंदर ऐसी स्पेशल कटिंग कर रखी होती कि कहीं भी आप नॉर्मल बनाओगे, कोई भी रे अंदर जा रही होगी तो ये जो एंगल बनेंगे ये उस 24 डिग्री से ज्यादा बनते हैं, 24.41 से ज्यादा बनते हैं, इस तरह का, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो गया। 90% लाइट तो अंदर ही गई थी और जो बाहर निकल जानी थी, लेकिन बार बार कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनती रहती है कि ये एंगल ग्रेटर देन 24 डिग्री होने की वजह से 24.41 ये जो लाइट है ये अंदर की तरफ ही घूमती रहती है। ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने के वजह से ये जो लाइट है ये अंदर की तरफ ही घूमती रहती है ये। और लास्ट में जब दोबारा ये लाइट टॉप सरफेस पे पहुंचती है, ये मैंने नॉर्मल बनाया, और इस वक्त ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हो जाता है लेस देन 24 डिग्री। तो लेस देन 24 डिग्री होगा तो बताओ क्या अब TIR होगा? नो सर। नहीं होगा तो ये बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, यानी कि ये रे भी कहीं इधर आ रही, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होते हुए, यानी कि उस 90% में 2-4% सपोज एब्जॉर्ब भी होगी कहीं, 80% और बाहर आ गई। तो इतनी कम लाइट आनी थी लेकिन इतनी ज्यादा लाइट आ रही है, इसीलिए हमें डायमंड ब्रिलियंट नजर आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड की ब्रिलियंस उसकी टॉप सरफेस की वजह से है या उसकी साइड एंड बॉटम सरफेस की वजह से, किसके कारण है डायमंड की ब्रिलियंस? साइड वाली। हाँ, साइड एंड बॉटम सरफेस। इसीलिए कहते हैं कि अगर डायमंड गंदा हो या इतना ब्रिलियंट ना दिख रहा हो, टॉप से साफ करने की बजाय उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप साइड और बॉटम सरफेसेस को साफ कीजिए, क्योंकि अगर वहां कुछ ऑयल कुछ ग्रीस लगा हुआ है तो उससे ना क्रिटिकल एंगल पे फर्क पड़ जाता है, और क्रिटिकल एंगल पे फर्क पड़ने की वजह से हो सकता है कि यही TIR ना हो और ये रे यहीं से बाहर निकल जाए। अगर यहाँ कुछ भी ऑयल या ग्रीस लगा है तो उससे रे हो सकता है कि यहीं से बाहर निकल जाए, तो आपको बची हुई एनर्जी दिखेगी ही नहीं। इस वजह से हमें डायमंड ब्रिलियंट नजर नहीं आता कई बार। तो बताओ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आ गया ना समझ में? ठीक है, देखो एक जो इसमें मैं तो हालांकि आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, लगभग बच्चों के दिमाग में ये रहता है भाई डायमंड ब्रिलियंट क्यों है? ड्यू टू TIR। ये तो सब याद रखते हैं। क्यों? उससे क्या होता है? बोले रे अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती। बाहर तो आती है, इसको सही तरीके से समझो।
बाहर तो आती है लेकिन साइड और बॉटम फेसेस से बाहर नहीं जाती, बाहर आती है लेकिन कहां से निकलेगी वो, टॉप सरफेस से। कई बार बच्चे सोचते हैं बोलो अंदर ही चमक रही है, अंदर ही चमक रही है, अरे अंदर कुछ नहीं चमक सकता, वो बाहर आपकी आंख पे आएगी तभी तो वो चमक आपको दिखेगी। तो बताओ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर है ना ये डायमंड वाली बात? ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे, जो इसकी नेचुरल एप्लीकेशन है, एक तो ऑप्टिकल मिराज, MIRAGE पढ़ा हमने, वो इंफीरियर मिराज वाला हम पढ़ते हैं कि पेड़ सीधा है लेकिन उल्टा भी वही नजर आ रहा है, उससे महसूस होता है कि जैसे वहां पे पानी हो, इमेज सी नजर आ रही है। बनाऊं क्या बोर्ड पे या आता है आपको ऑप्टिकल मिराज? बोलिए। देखो ये कोई भी एक स्ट्रक्चर है, कोई भी पेड़ टाइप इस तरह से है और आप थोड़ा दूर हैं और गर्मी का मौसम है, तो मतलब नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ हॉट एयर है एज कंपेयर टू ऊपर, हॉट एयर इज लेस डेंस, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर से नीचे जब रे आएगी तो लगातार वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही होती है। आपको डायरेक्ट नजर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, पेड़ तो दिखेगा, लेकिन जो रे नीचे जानी है, जो रे नीचे जानी है इस तरह से कहीं भी, बार बार नीचे आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो धीरे धीरे करके यूं बेंड होती रहती है और एक स्टेज आएगी जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद ये ऊपर की तरफ ही बेंड होने लग जाती है और आपको ये पेड़ की एक हल्की सी इमेज यहाँ भी नजर आती है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल मिराज। और यहाँ इमेज नजर आने के कारण, यहाँ इमेज नजर आने के कारण आपको लगता है जैसे यहाँ पे पानी हो, इसीलिए इसे हिंदी में मृग तृष्णा भी बोल देते हैं। मृग मतलब हिरण, कि उनकी प्यास बुझाने के लिए भागते रहते थे, उन्हें लगता था यहाँ पानी वहां पानी, ये आपका होता है ऑप्टिकल मिराज। क्लियर है ना? ऐसे एक सुपीरियर मिराज भी होता है, वो कोल्ड कंडीशंस में होता है, उसमें जहाज चल रहा होता है वो उल्टा भी ऊपर दिख रहा होता है, वो कोल्ड कंडीशंस में होता है, उसमें ऊपर हॉट एयर होती है और नीचे कोल्ड एयर, यहाँ पे नीचे हॉट एयर ऊपर कोल्ड एयर। और 2-3 वो डायग्राम याद कर लेना कि प्रिज्म कैसे यूज होते हैं, टू बेंड द लाइट बाई 90 डिग्री, टू बेंड द लाइट बाई 180 डिग्री बाई यूजिंग TIR। तो चलिए भाई यूं बताओ, क्या TIR वाली क्लास समझ आ गई है ना? हाँ जी क्लियर है? ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट मिनट ही है, बस ये मीटिंग ओवर हो रही है, इसीलिए बस मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह। समझ आया TIR के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे? ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, आगे फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।